हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेशन वंस अगेन फॉर इकोनॉमिक्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो है वो बिगिन किया था और इकोनॉमिक्स का हम एक जनरल ओवरव्यू लेना चाह रहे थे। हम इकोनॉमिक्स का मीनिंग समझना चाह रहे थे। सो इफ आई गो बाय द लिटरल मीनिंग, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या था? ऑल इट इज अ साइंस दैट इज इन कंसर्न विद द ह्यूमन एक्टिविटीज दैट आर रिलेटेड टू वेल्थ। यानी लिटरल मीनिंग के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स का जो कनेक्शन था वो केवल उन एक्टिविटीज की ओर था जो केवल डील करती हैं वेल्थ से। बट आपको मैंने बताया था कि इकोनॉमिक्स का केवल मनी से लेना देना नहीं है। इकोनॉमिक्स इज अ वेरी वाइड कॉन्सेप्ट एंड इकोनॉमिक्स हैज टू डू समथिंग मोर देन बियॉन्ड मनी। ठीक है, सो इकोनॉमिक्स इज बियॉन्ड मनी। इट इज अबाउट मेकिंग द चॉइसेस, यानी क्या हमें चूज करना चाहिए, क्या हमें रिजेक्ट करना चाहिए, इसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। एंड सम चॉइसेस मे इन्वॉल्व मनी वेयर एज सम चॉइसेस डू नॉट इन्वॉल्व मनी। जैसे कि मैंने आपको काफी सारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स देके एक्सप्लेन किया था कि अगर आप करियर ऑप्शन चूज करना चाहते हैं या आप ये सोचते हैं कि हमें रिलेशनशिप में एंटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हमें वर्क के लिए कौन सा रूट लेना चाहिए, हमें कौन से पॉलिटिशियन को वोट देना चाहिए, इनमें डायरेक्टली मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। और मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होने के बाद भी ये इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है। अगर कोई पर्सन वायरस से इन्फेक्टेड है, उसको हम किस तरह से ग्रीट करें, या हम किसी और पर्सन को कैसे ग्रीट करें जिससे हम कोरोना वायरस के स्प्रेड को अवॉइड कर पाए, तो ये भी किसका सब्जेक्ट मैटर है? इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है। जब इकोनॉमिक्स के हम टेक्निकल डेफिनेशन पे आए थे तो हमने ये समझा था कि जो इकोनॉमिक्स है वो दो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ। एक एक वर्ड था ओइकोस यानी कि हाउस होल्ड, और सेकंड वर्ड था नीमेन यानी कि मैनेजमेंट, और टुगेदर इसका मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। तो इकोनॉमिक्स का मतलब बच्चों हमने ये देखा था, इट इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर दैट इज कंसर्न विद द allocation of scarce resources or means that is making choices। तो हमने यहाँ पे ये सब मीनिंग तो पढ़ लिए थे, है ना? मीन्स और रिसोर्सेज, दो तरह के रिसोर्स हो सकते हैं, या तो मैनमेड रिसोर्स होंगे या फिर नेचुरल रिसोर्स होंगे। रिसोर्स चाहे से कैसा भी हो, रिसोर्स की हमेशा दो क्वालिटी देखने को मिलती हैं। जितने भी रिसोर्स हैं वो ह्यूमन के वांट्स के कंपैरिजन में क्या है? स्केर्स है, यानी कि फुल मात्रा में अवेलेबल नहीं है, पूरी क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है। जितनी हमारी नीड्स है उसके मुकाबले बहुत कम है। और हर तरह के रिसोर्स के ऑल्टरनेटिव यूज हैं, यानी रिसोर्स को आप अलग अलग ऑप्शंस में इस्तेमाल कर सकते हो। आप हर रिसोर्स को ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में, सो ऑन आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको ये चूज करना पड़ता है कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा। ठीक है, तो हर रिसोर्स क्या है? स्केर्स है, और हर रिसोर्स के हमारे सामने ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। राइट। वहीं पे अगर देखा जाए तो रिसोर्स क्या होते हैं? स्केर्स होते हैं। स्केर्स का मतलब क्या है कि आपके वांट्स तो हैं अनलिमिटेड, बट इन वांट्स को पूरा करने के लिए रिसोर्स की क्वांटिटी कम है, यानी रिसोर्स की सप्लाई जो है वो कम है, बट रिसोर्स की डिमांड काफी ज्यादा है। इसको हम क्या बोलते हैं? स्केर्सिटी। एंड स्केर्सिटी हर तरह के रिसोर्स पे देखने को मिलती है, चाहे से वो वाटर ही क्यों ना हो जो आपको इतना फ्रीली अवेलेबल है, या फिर एयर क्यों ना हो जो फ्रीली अवेलेबल है। इनफैक्ट एयर और वाटर भी क्या है? स्केर्स हैं। वी आर नॉट गेटिंग क्लीन वाटर टू ड्रिंक, वी आर नॉट हैविंग फ्रेश एयर टू ब्रीथ। ठीक है ना? तो रिसोर्स चाहे से कैसा भी क्यों ना हो बच्चों, रिसोर्स कैसा भी क्यों ना हो, हर तरह का रिसोर्स जो है, हर तरह का रिसोर्स जो है वो हमारे लिए क्या है? स्केर्स है। पहले क्वेश्चन अराइज हुआ था कि क्या स्केर्सिटी का प्रॉब्लम केवल उन्हीं पर्सन्स को उठाना पड़ता है जो पर्सन्स पुअर हैं, या रिच क्लास को भी स्केर्सिटी इक्वली फेस करनी पड़ेगी? तो इसके पीछे आंसर ये था कि इवन द रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट विल हैव टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी, क्योंकि स्केर्सिटी एक कॉमन प्रॉब्लम है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हर पर्सन को फेस करनी पड़ती है। डजेंट मैटर कि वो पर्सन कितना रिच है। इनफैक्ट एक रिच पर्सन भी स्केर्सिटी को अवॉइड नहीं कर सकता, बट वो प्रॉपरली स्केर्सिटी को शायद मैनेज कर पाए अगर वो ये सोचे कि उसको अपना मनी कहाँ पे यूज करना है, किस तरह से यूज करना है। यानी स्केर्सिटी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कभी भी सॉल्व नहीं हो सकती है। अगर वाटर स्केर्स हुआ पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो सबके लिए इक्वली स्केर्स होगा, चाहे से वो पर्सन किसी भी लेवल पे क्यों नहीं स्टैंड करता हो, चाहे से वो पर्सन किसी भी कंट्री को बिलोंग क्यों नहीं करता हो, वो स्केर्सिटी सबको फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर डिजीज के स्प्रेड की वजह से सैनिटाइजर एंड मास्क एंड हॉस्पिटल के बेड्स की कमी है, तो वो सबके लिए इक्वल कमी है। हाँ, बट कोई अपने पैसे की ताकत की वजह से फटाफट से बेड अवेलेबल करवा सकता है अपने लिए, बट उसकी स्केर्सिटी को दूर नहीं कर सकता। जब डॉक्टर्स ही अवेलेबल नहीं है, जब वो चीज ही अवेलेबल नहीं है, तो आप सबके लिए उसको कैसे अवेलेबल कराएंगे? दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसको बनाने वाला जो रिसोर्स है वो रिसोर्स ही क्या है? स्केर्स है।
बात समझ में आ रही है? तो स्केर्सिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, बट हम इसको प्रॉपरली एड्रेस कर सकते हैं बाय मेकिंग चॉइसेस। और ये जो हम चॉइस बच्चों लेते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? एलोकेशन। यहाँ पे जो आपने टर्म में पढ़ा था, एलोकेशन ऑफ स्केयर्स मीन्स और रिसोर्सेज, जो हमने पढ़ा था एलोकेशन ऑफ स्केयर्स मीन्स और रिसोर्सेज, दैट इज मेकिंग चॉइसेस। तो अब चॉइस का मतलब क्या, हम वो समझने जा रहे हैं। हमारे 3 टॉपिक हो चुके थे। इकोनॉमिक्स का मीनिंग हमने लिखा, फिर हमने रिसोर्स के बारे में लिखा, फिर हमने स्केयरसिटी के बारे में लिखा, अब हम लिख रहे हैं चॉइस के बारे में। सो व्हाट इज चॉइस? चॉइस का मतलब बच्चों क्या हुआ? डूइंग समथिंग या चूजिंग समथिंग एंड रिजेक्टिंग समथिंग। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप बहुत रिच क्लास पीपल को भी बिलोंग करते हैं तो भी आपको चॉइस लेना पड़ता है। जैसे इन लोग को भी चूज करना पड़ता होगा कि आज हम अपना टाइम कौन सी मीटिंग में इन्वेस्ट करें, आज हम किन लोगों से मीटिंग रखें, आज हम ऑफिस में क्या काम करें, क्योंकि हमारे पास टाइम क्या है? लिमिटेड है। सिमिलरली क्या आपको लगता नहीं है कि इन तीनों को भी ये सोचना पड़ता होगा कि आज वो खाने में क्या खाएं? क्या वो जंक फूड की ओर मूव ऑन करें या वो हेल्दी डाइट लें? क्योंकि ये इनको चॉइस क्यों करनी पड़ती है? अगर वो जंक फूड खाएंगे, ज्यादा जंक फूड लेंगे, तो उनकी हेल्थ को नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, उनकी हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। मे बी जो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम हो जाए, क्योंकि जो आपका हार्ट है वो अनहेल्दी हो जाएगा। मे बी जो डिजीजेस हैं जल्दी आप कैच करेंगे जंक फूड खाने की वजह से। बट अगर आप हेल्दी खाना खाएंगे, आप फिट रहेंगे और आपकी हार्ट की जो लाइफ है वो इंप्रूव होगी, हार्ट बीट आपकी इंप्रूव रहेगी, आपको डिजीजेस कम होंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाएंगे और आप लंबा जी पाएंगे। तो क्या हमें चॉइस लेना नहीं पड़ रहा? इवन द रिचर क्लास हैज टू मेक द चॉइस कि हमें जंक फूड लेना है या हेल्दी फूड लेना है। तो चॉइस भी एक ऐसी सिचुएशन है जो हर किसी के सामने अराइज होती है। और चॉइस क्यों अराइज होती है? स्केयरसिटी की वजह से। यानी चॉइस जो है वो किसका आउटकम है? स्केयरसिटी का आउटकम है। बच्चों, अगर दुनिया में स्केयरसिटी नहीं होती तो चॉइस नहीं होती, और अगर स्केयरसिटी और चॉइस दोनों नहीं होते तो कभी भी आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती। यानी आज अगर हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ती है तो उसके पीछे मेन फंडामेंटल रीजन क्या है? स्केयरसिटी। और मैंने आपको एक बात समझा दी, दुनिया में हर तरह का रिसोर्स क्या है? स्केयर्स है। कोई भी ऐसा रिसोर्स नहीं है जो स्केयर्स ना हो। ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज स्केयर्स, इट इज स्केयर्स एंड इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड एट ऑल। उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम चॉइस करके, बच्चों हम चॉइस करके स्केयरसिटी के प्रॉब्लम को मैनेज कर सकते हैं। देखो हमने यहाँ पे लिखा था और आपने भी इसको कॉपी कर लिया होगा। हम चॉइस के थ्रू, हम रैशनली चॉइस करके, यानी कि सोच समझकर वाइस डिसीजन लेकर, जो हमें इकोनॉमिक्स सिखाएगा कि हम कैसे लेंगे वाइस डिसीजन, वो वाइज डिसीजन को लेकर हम स्केयरसिटी की प्रॉब्लम को मैनेज कर सकते हैं। बट कंप्लीटली स्केयरसिटी की प्रॉब्लम को कभी भी रिमूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्केयरसिटी की प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं हो सकती है। वो हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी, हर किसी के साथ में रहेगी। 24 घंटे आपके सर पे वो घूमती रहेगी स्केयरसिटी की प्रॉब्लम, राइट? तो चॉइस का मतलब क्या हो गया? डूइंग समथिंग एंड रिजेक्टिंग समथिंग, दिस वे और दैट वे और अनदर वे। Should I listen to my heart or should I listen to my mind? Now my mind is saying that I should have a healthy food, but my heart says that I should have a junk food. है ना? दिल तो चाहता है कि जंक खाएं, बट अगर जंक खाएंगे तो नुकसान हो जाएगा यार। तो दिमाग के सुन लेते, दिमाग क्या बोलता है? हेल्दी खा ले भाई। तो हमें चॉइस करना पड़ रहा है ना। ये चॉइस हमें क्यों करना है? क्योंकि हमारे पास अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, अलग अलग ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, और सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है? स्केर्स है, इसलिए हमें चॉइस करना पड़ता है। तो चॉइस का मतलब क्या हो गया? प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम द अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स। जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें से आपको सिलेक्ट करना है एक ऑप्शन। और ये चॉइस की प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है? क्योंकि रिसोर्स क्या है? स्केर्स हैं, और रिसोर्स के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। जरा नोट कर लेंगे आप इस चीज को। टॉपिक नंबर 4 अभी आप लिखने जा रहे हैं, चॉइस। टॉपिक नंबर 4 लिखेंगे चॉइस, और ये आपको नोट करना है। और देखिए नीचे लिखा हुआ भी है, चॉइस इज द आउटकम ऑफ स्केयरसिटी। तो यहां तक आपको इस पॉइंट तक नोट करना है, ये स्केयरसिटी वाले पॉइंट तक, राइट? करिए नोट। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम अवेलेबल रिसोर्सेज, इट इमर्जेस बिकॉज, क्यों इमर्ज होता है? बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केयर्स एंड रिसोर्सेज कैन बी एलोकेटेड टू ऑल्टरनेटिव यूजेस। हर तरह के रिसोर्स के अलग अलग यूज हैं, जिसकी वजह से हमें चॉइस करना पड़ता है। सोचो अगर रिसोर्स के अलग अलग यूज ना होते तो हमें चॉइस ही नहीं करना पड़ता। आज अगर वाटर बहुत कम क्वांटिटी में अवेलेबल है,
तो कोई भी पर्सन वाटर को वेस्ट करने से पहले 2-3 बार सोचेगा, है ना? तो वो चाहेगा कि हम केवल पानी पीकर जिंदा रहने, बस ऐसा नहीं कि फालतू में पानी से गाड़ियां धो रहे हैं और पूरी 5-6 बकेट्स हम गाड़ी धोने के अंदर ही वेस्ट कर रहे हैं। कोई भी ये वाली बात नहीं सोचेगा, राइट? तो जब आपके पास कोई चीज स्केर्स है, आपको ध्यान रखना पड़ता है किस तरह से यूज किया जाए। और आप देखिए इंडिया के मोस्ट ऑफ द सिटीज के अंदर स्पेशली समर्स के टाइम पे वाटर की स्केर्सिटी हो जाती है एंड वी डिपेंड ऑन द रेनफॉल। वी जस्ट प्रे कि अच्छी बारिश हो जाए जिससे पानी की कमी दूर हो जाए। नोट करिए प्लीज। तो स्केर्सिटी की प्रॉब्लम को मैनेज करने का तरीका क्या है? सही से चॉइस लेना। अब यहाँ पे सही चॉइस लेना क्या हो सकता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं आगे, यानी हाउ कैन यू मेक अ बेटर चॉइस। ये नोट कर लो एक बार, फिर अपनी डेफिनेशन के लास्ट अपन मुद्दे पर आएंगे दैट हाउ शुड वी मेक अ चॉइस। यानी अभी हमने ये समझा कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है, एक ऐसी फील्ड है जो ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करती है। तो पहली बात तो इकोनॉमिक्स के अंदर हमेशा ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे हर पॉइंट के अंदर ह्यूमन की बात ही तो आ रही है। रिसोर्स कौन इस्तेमाल करता है? ह्यूमन। चॉइस कौन करता है? ह्यूमन। रोबोट तो चॉइस करेगा नहीं। ठीक है, स्केर्सिटी किसको फेस करनी पड़ रही है? ह्यूमन को। साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर जो हमें क्या सिखाता है? जो हमें चॉइस लेना सिखाता है। तो चॉइस हम कैसे लेंगे, ठीक है, और कौन चॉइस लेगा उसको हम डिस्कस करेंगे अब आगे। नोट कर लिया होगा आप सबने इस बात को, राइट? देखिए अब हम डेफिनेशन पे अगर आगे की बात समझें तो आप देखिए यहाँ पे हमें समझा रखा है कि हमें चॉइस कैसे लेनी है। मेकिंग चॉइसेस इन सच अ मैनर दैट, पहली बात तो चॉइस हर किसी को लेना है, स्कैरसिटी हर किसी को फेस करना है। तो इन दिस वर्ल्ड एवरीवन, ईच एंड एवरी पर्सन हैज टू फेस स्कैरसिटी एंड ईच एंड एवरी पर्सन हैज टू मेक अ चॉइस। तो अब ये चॉइस क्योंकि पूरा वर्ल्ड लेने वाला है, हर कोई लेने वाला है, तो मैंने क्या करा, इस पूरे वर्ल्ड को, इस पूरे एरिया को मैंने 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक कैटेगरी बना दी कंज्यूमर की, एक कैटेगरी बना दी प्रोड्यूसर की, और एक कैटेगरी बना दी सोसाइटी या नेशन की। मैंने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। सो राइट नाउ व्हेन आई एम टीचिंग ऑल ऑफ यू, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे मैं हूं प्रोड्यूसर और आप हैं मेरे कंज्यूमर्स। आई एम द प्रोड्यूसर एंड यू आर माई कंज्यूमर्स। बट जब मैं ऑफिस से अपने घर पे जाऊंगा और फैमिली के साथ बैठूंगा तो इवन आई विल बी अ कंज्यूमर, राइट? ऐसे आपके पेरेंट्स जब वो जॉब पर जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? प्रोड्यूसर। जब वो काम करते हैं, जब वो बिजनेस में जाते हैं, कुछ काम करते हैं खुद का, तो प्रोड्यूसर्स हैं। बट अपने घर पे वो क्या है? कंज्यूमर्स हैं। अच्छा, आप लोग हमेशा अभी कंज्यूमर्स ही रहेंगे एक सर्टेन एज तक, बिकॉज आपने अभी अर्निंग स्टार्ट नहीं करी, आपका कोई खुद का बिजनेस नहीं है, तो आप क्या हो? कंज्यूमर्स हो, प्रोड्यूसर्स अभी आप नहीं हो। तो हमने क्या करा, हमने इस पूरे एरिया को, यानी वर्ल्ड में हर किसी को चॉइस करना है, तो किस किस को चॉइस करना पड़ेगा उसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक है कंज्यूमर का हिस्सा, दूसरा है प्रोड्यूसर, और तीसरा क्या है? सोसाइटी। अब कंज्यूमर को क्या चाहिए? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। प्रोड्यूसर को क्या चाहिए? मैक्सिमम प्रॉफिट। एंड सोसाइटी को क्या चाहिए? वेलफेयर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तीनों बातों को डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, अच्छे से समझते हुए, लॉजिकली समझते हुए। सबसे पहले बात करते हैं कंज्यूमर की। सो हु आर द कंज्यूमर्स? कंज्यूमर्स मीन्स द हाउस। हम सभी कंज्यूमर्स हैं, अपने घर में हम सब कंज्यूमर्स हैं। कैसे? कंज्यूमर का मतलब क्या है? ऐसा पर्सन जो अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, गुड्स को खरीद कर या सर्विस को लेकर। तो जैसे अभी आप मुझसे पढ़ रहे हो, तो आप सब कंज्यूमर्स हो। आप क्या सोचोगे? समझना आप इस बात को, आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि यार हम इन सर के पास में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, हम सर को इतना पैसा दे रहे हैं, तो हमें अपने एक एक रुपए का फायदा उठाना है। यही तो आपकी सोच है ना? मान लो कि आपने मुझे फीस पे करी 12,000 इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए, बट आपको इसका कोई बेनिफिट ही नहीं मिला, तो आप क्या सोचोगे? अरे यार बिल्कुल पैसे बर्बाद चले गए, पता नहीं किस टीचर के यहाँ पढ़ने चले गए हम, हमारे किस्मत फूटे थे, हमारे भाग्य फूट गए थे कि ये इंसान हमको मिल गया, इतना खराब पढ़ा रहा है कि पूछो मत। यही तो आपकी सोच होगी। बट अगर मैं आपको अच्छा पढ़ाऊंगा, आपको मजा आएगा, आप क्या बोलेंगे? यार हमारा पैसा वसूल हो गया, मजा आ गया।
वाह यार, सर ने 12,000 लिए, लिए तो लिए कोई बात नहीं, बट हमको ऐसी नॉलेज दी है, इतना मजा आ गया हमको इस सब्जेक्ट को पढ़ने के अंदर। और अब हम इकोनॉमिक्स में आगे एक बहुत अच्छा कोर्स परस्यू कर सकते हैं और हम एक अच्छा करियर इसमें एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो जितना हमने सर को दिया नहीं है, उससे कई ज्यादा तो हमको फायदा हो जाएगा आगे जाकर फ्यूचर में। तो ये क्या है, ये आपका सेटिस्फैक्शन है। सो यू कैन बी वेरी मच अनहैप्पी आफ्टर कंज्यूमिंग समथिंग। देखो जैसे यहाँ पे उदास होता है ना, हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, खाना खाने के बाद में अक्सर हमें एक फीडबैक फॉर्म मिलता है, क्या फीडबैक फिल करो। उसमें कुछ अलग से ऐसे लिखे होते हैं, वेरी गुड, गुड, एक्सीलेंट, पुअर, वेरी पुअर, ऐसे रेटिंग आपको देनी पड़ती है, या 1 2 3 4 5 ऐसे मार्क करना पड़ता है। देखा होगा कभी आपने ऐसा। तो उसमें लिखा होता है अलग अलग पॉइंट्स, आपको होटल का एम्बियंस कैसा लगा, आपको हमारा खाना कैसा लगा, आपको हमारी सर्विस कैसी लगी, फूड की क्वालिटी कैसे लगी, फूड के वेराइटी ऑफ ऑप्शंस कैसे लगे। आप फिर टिक मार्क देते हैं, ये खराब है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। फीडबैक फॉर्म भरते हैं ना, ये फीडबैक फॉर्म क्या है, आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, कि आप किसी पर्टिकुलर चीज से कितना सेटिस्फाइड हो। यानी आप पैसा खर्च करके बहुत सारा सामान खरीदते हो, आप शॉपिंग पे जाते हो, आप कपड़े खरीदते हो, अपने लिए टेलीविजन परचेज करते हो, आप अपने लिए किताबें खरीदते हो, आप बहुत सारे सामान परचेज करते हो अपने मनी को यूज करके, आप तरह तरह की सर्विसेज लेते हो एज अ कंज्यूमर। ठीक है, बट आप क्या चाहते हो कि जो भी आपने सर्विस ली या जो भी गुड आपने परचेज करा, उससे आपको क्या मिले, मैक्सिमम बेनिफिट मिले। यानी कंज्यूमर के तौर पर हमारी सोच क्या होती है, कंज्यूमर के तौर पर हमारी सोच ये होती है कि जो भी हम पैसा खर्च कर रहे हैं, उस पैसे की हमें पूरी वसूली करनी है। यानी हमने एक एक रुपए का भी जो किराया है वो वसूलना है। बात समझ में आ रही है, यही कंज्यूमर की सोच होती है। बिकॉज कंज्यूमर बेचारा क्या समझता है कि अगर मैंने पैसा खर्च करा और मुझे पैसा खर्च करने का बेनिफिट नहीं मिला तो वो बेकार है, वो अंदर से बहुत दुखी हो जाता है। ठीक है ना, जैसे कि आप अगर यहाँ पे 1 घंटा इन्वेस्ट करके मुझसे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, बट अगर आपको 1 घंटे में कुछ सीखने को नहीं मिलता और मैं केवल आपके सामने बकवास करते जाता हूँ, तो आप क्या सोचेंगे, यार नहीं, इन सर के यहाँ पढ़ना बेकार है, ये सर कुछ नहीं पढ़ाते हैं, टाइम पास कराते हैं हमारा, हमसे फालतू बातें कर लेते हैं, हमारा मनोरंजन करा देते हैं, बट ऐसे हमारे एग्जाम में तो नंबर नहीं आ सकते भाई जिस तरह से पढ़ा रहे हैं। राइट, आपको ऐसी फीलिंग आएगी ना, इसका मतलब आप क्या हो, आप सेटिस्फाइड नहीं हो मेरी टीचिंग से। बात समझ में आ रही है। बट अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं और आपके मार्क्स आते हैं, तो आप हमेशा खुश रहेंगे, आप में एक अलग मोटिवेशन आएगा। तो कंज्यूमर क्या चाहता है, कंज्यूमर ये चाहता है कि वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेस को, कंज्यूमर के पास क्या लिमिटेड है, उसका टाइम एंड उसका मनी, उसके पास लिमिटेड पैसा है। वो ऐसा नहीं है कि एक एक ही टाइम पर वो 5 जगह से इकोनॉमिक्स की कोचिंग लेगा, कि नीरज सर से भी पढ़ लो, फिर 4 फैकल्टी से और पढ़ लो। नहीं, इतना टाइम कहाँ है भैया, पॉसिबल ही नहीं है। आज हमें कॉलेज भी जाना है या हमें स्कूल भी जाना है, हमें सब कुछ होमवर्क मैनेज करना है, कॉलेज का भी या स्कूल का भी, साथ में हमें कोचिंग भी लेनी है, इतना सारा काम कैसे करेंगे। और थोड़ी ना एक ही सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स के अलावा बाकी सब्जेक्ट भी तो हैं। हमें अकाउंटेंसी पढ़ना है, हमें फिजिक्स पढ़ना है, हमें केमिस्ट्री पढ़ना है, क्योंकि साइंस वाले बच्चे भी इकोनॉमिक्स ऑप्ट करते हैं, तो कितना बर्डन आता है। फिजिक्स भी पढ़ो, फिर केमिस्ट्री पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, साथ में इकोनॉमिक्स और पढ़ने बैठो, अरे बाप रे, इतना सारा टाइम कहाँ से निकाल के लाएंगे। तो आपका टाइम स्केर्स है, आपका मनी स्केर्स है। पापा ने एक कोचिंग के पैसे दे दिए, वही बहुत हैं, दूसरे के लिए कहाँ पैसे खर्च करेंगे भाई। तो हम एज अ कंज्यूमर क्या चाहते हैं, कि हमें अपना कम से कम पैसा इस्तेमाल करके क्या मिल जाए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। आई होप आपको ये डेफिनेशन का, चॉइस का पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा, कि चॉइस कंज्यूमर को करनी पड़ती है, क्योंकि कंज्यूमर के पास जो मनी है, ये जो मनी है, सबसे बड़ी कहानी पैसे की, सबसे बड़ा रुपया। ठीक है ना, ये जो पैसे की कहानी है, पैसा क्या है, स्केर्स है। क्योंकि ये पैसा स्केर्स है, तो हमें बहुत सारे दुख झेलने पड़ते हैं जीवन के अंदर, और हमें ये सोचना पड़ता है कि हम इस पैसे को कहाँ पे लगाए, कैसे खर्च करें कि हमें क्या मिले, मैक्सिमम फायदा मिले। चलिए आते हैं प्रोड्यूसर पे। सो आई एम अ प्रोड्यूसर एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, आई एम टीचिंग ऑल ऑफ यू। प्रोड्यूसर ऐसा पर्सन है जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है या सर्विस को प्रोवाइड करता है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम टीचिंग यू इकोनॉमिक्स। तो मुझे भी चॉइस करना पड़ता है, पता है क्या, कि मैं बच्चों को इकोनॉमिक्स पढ़ाऊं या नहीं पढ़ाऊं। क्योंकि मेरे पास ऐसा भी हो सकता है कि शायद अगर मैं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाऊं, तो मैं इकोनॉमिक्स की जगह पर पढ़ा दूं मैथमेटिक्स। बट अगर मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा तो मैं शायद इतना प्रॉफिट नहीं कमा पाऊंगा जितना मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाकर कमा सकता हूं। ऐसा क्यों, क्योंकि शायद मैथमेटिक्स को लेकर मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मुझ में इतनी नॉलेज और स्किल्स नहीं है। बट क्योंकि मैंने कॉमर्स के अंदर मास्टरी ली हुई है,
आई एम अ सीए बाय प्रोफेशन, और मैंने इतनी हाई लेवल की नॉलेज गेन करी हुई है कॉमर्स फील्ड के अंदर, तो मुझे अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स पढ़ाने में मजा आता है, मुझे इसमें बहुत फायदा है, क्योंकि मैं काफी ढंग से पढ़ा पाऊंगा और मैं कम टाइम के अंदर कम मेहनत में अच्छा पैसा कमा लूंगा। तो ये मेरी सोच है। यानी मेरे पास मेरा टाइम लिमिटेड है, मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, यानी कि जिसके थ्रू मैं क्लास ले रहा हूँ क्लासरूम भी लिमिटेड है। अगर मैं मैथमेटिक्स ले लूंगा, उसको पढ़ाना शुरू करूंगा, तो मैं अपना वो कीमती समय खो दूंगा और मैं वो कीमती पैसा खो दूंगा जो मैं अकाउंटेंसी को पढ़ाकर अर्न कर सकता था, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा काफी स्ट्रांग है अकाउंटेंसी का। तो मुझे क्या लेना चाहिए, अकाउंटेंसी या मैथमेटिक्स? मुझे अकाउंटेंसी पढ़ाना चाहिए। मुझे क्या पढ़ाना चाहिए, फिजिक्स या इकोनॉमिक्स? मुझे इकोनॉमिक्स लेना चाहिए, क्योंकि आई एम नॉट इन द साइंस फील्ड। अगर मैं ऐसा करूंगा शायद बच्चे मेरे पास में आ जाएं, बट एक समय के बाद मेरा डाउनफॉल आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैं उस सब्जेक्ट को इतना एफिशिएंटली नहीं पढ़ा पाऊंगा जितना मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा सकता हूँ। तो मैंने ये सोचा कि मुझे अपने 24 आवर्स में से जो भी मेरे वर्किंग आवर्स हैं वो उन चीज़ों में इन्वेस्ट करने चाहिए, और जो मेरे पास इनपुट्स अवेलेबल हैं, मेरे पास जो मेरी बिल्डिंग है इंस्टीट्यूट की, जो अदर रिसोर्सेज हैं, लैपटॉप है, कंप्यूटर्स है, या और भी जो गैजेट्स हैं, वो मुझे उन चीज़ों को पढ़ाने में इस्तेमाल करने चाहिए जिसमें मैं अच्छा हूँ और जहाँ मेरा प्रॉफिट का बेहतर स्कोप है। ये मेरी सोच हुई। यानी मेरे पास भी टाइम लिमिटेड है, मेरे पास भी रिसोर्स लिमिटेड हैं, तो मुझे उन चीजों में खर्च करना है जहां मुझे क्या मिल पाए, मैक्सिमम प्रॉफिट मिल पाए। ये सोच हो गई हमारे प्रोड्यूसर्स की। अगला पॉइंट भी क्लियर हो गया। तो आप देखिए, चॉइस कंज्यूमर को भी लेना पड़ता है, चॉइस प्रोड्यूसर को भी लेना पड़ता है। तीसरी बात पर आते हैं, सोसाइटी या नेशन। सोसाइटी या नेशन का मतलब क्या हो? पर सोसाइटी का मतलब ये नहीं कि जैसे आप सुनते होंगे कि आपकी सोसाइटी, हम सोसाइटी में रहते हैं सर, बहुत सारे मकान है, 100 मकान है वहां पे। वो सोसाइटी की बात नहीं कर रहे हैं हम। जैसे आपने सीरियल में सुना होगा, तारक मेहता का सीरियल आता है गोकुलधाम सोसाइटी। अरे उस सोसाइटी की बात नहीं कर रहे बच्चों। ये पूरा जो वर्ल्ड है ये क्या, एक सोसाइटी है, एक सिविलाइजेशन है, जहां पे आपको तरह तरह के लोग मिलते हैं, हर एज ग्रुप के लोग मिलते हैं, हर कल्चर के लोग मिलते हैं, हर रिलीजन के लोग मिलते हैं। सोसाइटी है। तो इंडिया भी क्या है, एक सोसाइटी है। यूएस भी क्या है, सोसाइटी है। जर्मनी भी क्या है, सोसाइटी है। चाइना भी क्या है, सोसाइटी है। जापान भी सोसाइटी है। हम इंडिया में रहते हैं, हम इंडिया की बात कर लेते हैं। तो इंडिया की सोसाइटी क्या चाहेगी? वो ये सोचती है कि इंडिया के पास लिमिटेड रिसोर्स अवेलेबल है और हर किसी की नीड्स को पूरा करना जरूरी है। तो अगर हर किसी की नीड को पूरा करना है तो इसका मतलब वेलफेयर चाहिए, यानी हर किसी का भला होना जरूरी है, और साथ में देश की तरक्की भी जरूरी है। मतलब हम ये नहीं चाहेंगे कि इंडिया बाकी कंट्री से पीछे रह जाए। आज जिस तरह से यूएस एक डेवलप्ड कंट्री है, चाइना डेवलप्ड कंट्री है, तो इंडिया डेवलप्ड क्यों नहीं है? इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है, बट इंडिया आगे जाके डेवलप्ड हो तो सकती है ना। तो इंडिया आगे जाके डेवलप होगी, ये बात कैसे मालूम चलेगा? इंडिया की जीडीपी के थ्रू। व्हाट इज जीडीपी? ये आप अभी पढ़ेंगे अपने आगे के स्टेजेस के अंदर, आगे जाके आएगा जीडीपी, बट मैं आपको बता रहा हूँ अभी इसका मतलब क्या है शॉर्ट के अंदर। इट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कौन सी कंट्री कहाँ पे स्टैंड करती है पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक वाइज, यानी वो कैसा परफॉर्म कर रही है, वो हम मेजर करते हैं बाय यूजिंग जीडीपी। तो इंडिया की जीडीपी ना बहुत कम है यूएस और चाइना के मुकाबले। ठीक है ना, इंडिया रैंक्स वेरी पुअर इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, इसलिए इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है। बट सभी इंडियंस क्या चाहते होंगे, अपने मन में क्या सोचते होंगे, यार इंडिया सुपर पावर क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है, बट वो कब होगा? जब इंडिया के अंदर ग्रोथ बहुत अच्छी पेस पर हो, बहुत फास्टर पेस पर ग्रोथ हो। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ अगर बहुत तेज होगी तो इंडिया भी सुपर पावर बन पाएगा और लोग डरेंगे इंडिया से। और ऐसा अनुमान भी लगाया जाता है ना, लोग बोलते भी हैं कि इंडिया विल बिकम अ सुपर पावर वंस। एक बार तो जरूर से बनेगा, आने वाले समय के अंदर बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, क्योंकि इंडिया में इतने सारे अच्छे अच्छे जो लोग हैं, जो बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं, जो इंडिया को डेवलप कराने में डेफिनेटली डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। इंडिया हैज ऑल्सो अ ग्रेट पूल ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल। जो हमारे इंडिया के जो इंडियंस हैं, जो ह्यूमंस हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्किल्ड है, और इनकी वजह से कुछ भी पॉसिबल है। बट सोसाइटी क्या चाहता है? सोसाइटी ये चाहता है कि भाई हमारी कंट्री की ग्रोथ हो और साथ में हमारी कंट्री का वेलफेयर हो। इस पूरी की पूरी सोसाइटी को कंट्रोल कौन करती है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को डिसीजन लेना पड़ता है कि वो अपने रिसोर्स कैसे इस्तेमाल करे। वो ग्रोथ के बारे में सोचे या फिर वो वेलफेयर के बारे में सोचे, गवर्नमेंट को सोचना पड़ता है। तो अगर गवर्नमेंट गरीबों की मदद करती है, अगर गवर्नमेंट गरीबों की हेल्प कर रही है,
तो इसका मतलब वो क्या सोच रही है, वेलफेयर के बारे में। बट अगर गवर्नमेंट गरीबों को नेग्लेक्ट करके केवल इंडस्ट्री लगाती है तो वो ग्रोथ के बारे में सोच रही है, बट किसके बारे में नहीं सोच रही, वेलफेयर के बारे में नहीं सोचती है। तो गवर्नमेंट पे सोचना पड़ता है कि वो किस तरह से बैलेंस करेगा इन दोनों पॉइंट्स को, यानी कंट्री की ग्रोथ भी हो जाए और कंट्री का वेलफेयर भी इंप्रूव हो। ठीक है, तो ये किस में आ गया, सोसाइटी में आ गया। तो आप देख सकते हैं अब इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन हमने कंप्लीटली कवर अप कर लिया। ठीक है ना। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या निकल कर आया, इकोनॉमिक्स का मतलब था साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर दैट इज कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ स्केर्स मींस और रिसोर्सेज, यानी कि चॉइस करना। और चॉइस हमें क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि रिसोर्स स्केर्स है और स्केर्स रिसोर्स को ढंग से इस्तेमाल करना जरूरी है। इस तरह से इस्तेमाल करना है कि कंज्यूमर को क्या मिल जाए, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर को क्या मिल जाए, मैक्सिमम प्रॉफिट, और सोसाइटी को क्या मिल जाए, बढ़िया सा वेलफेयर का स्टेट और इकोनॉमिक ग्रोथ। ये इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है जो अब हमने अभी कंप्लीटली फिनिश कर ली। क्या आपको ये सारी की सारी बातें समझ में आई या नहीं आई, आप मुझे ये बताइए। एक एक पॉइंट अभी आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कहीं भी ऐसा तो महसूस नहीं हो रहा कि हमने कुछ रटा हो, नहीं हो रहा ना। आप देखो मैंने एक एक चीज आपको बहुत बहुत डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करी है, कोई भी चीज हमने ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ी। तो इकोनॉमिक्स अगर कोई भी हमसे पूछेगा तो हमारी पहले दिमाग में बात क्या आनी चाहिए, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, चॉइस। और ये चॉइस हमें साइंटिफिकली करनी है। कौन करेगा, ह्यूमंस करेंगे। कौन कौन से ह्यूमंस करेंगे, तीन तरह के हो जाएंगे, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड सोसाइटी। कंज्यूमर क्या चाहेगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, कम से कम पैसा खर्च करके, कम से कम समय खर्च करके मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाए। प्रोड्यूसर क्या चाहेगा, कम से कम रिसोर्स इस्तेमाल करके, कम से कम इनपुट लगा के उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए। सोसाइटी या नेशन क्या चाहेगा, कम से कम रिसोर्स को यूज करके बढ़िया से बढ़िया वेलफेयर मिल जाए, गरीबों का भला हो जाए, और वहीं पे हमारी जीडीपी भी इंक्रीज हो जाए, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो जाए। ये हमारी सोच होगी। और इन सब के लिए हमें क्या चाहिए, रिसोर्सेज जो क्या है, स्केयर्स हैं। तो स्केयर्स हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, चॉइस करना पड़ता है। आई थिंक नाउ द इकोनॉमिक्स थिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। तो इस क्लास के अंदर अब हमारा जो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन है वो ओवर हो चुका है। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर आपको नहीं आया, आप मुझे क्लास के बाद में डेफिनेटली पूछ सकते हैं। आज की क्लास को अपन इतना ही रोक देंगे, अभी यहीं पे रोकेंगे। पिछली क्लास हमने काफी लंबी ले ली थी, आज थोड़ी छोटी क्लास रख ली। अब जो आगे वाली क्लास है बैलेंस होकर आ जाएंगी, क्योंकि एक बार हमें ना इकोनॉमिक्स का टर्म जो है वो कंप्लीट करना जरूरी था, जो आज कंप्लीट हो गया आज के क्लास के अंदर। तो अब आप क्या कंफर्ट जोन में आ चुके हैं, आपको ये बात समझ में आ गई हमें क्या पढ़ना है। अब बच्चों आगे पता है हम क्या करने वाले हैं, आगे हम इकोनॉमिक्स को तीन जोन में डिवाइड करने वाले हैं। हमारा पहला जोन किसका आएगा, कंज्यूमर्स का। अगला जोन किसका आएगा, प्रोड्यूसर का। फिर लास्ट किसका आएगा, सोसाइटी या नेशन का। अब इकोनॉमिक्स को हम तीन हिस्सों के अंदर पढ़ने वाले हैं आगे जाकर। यानी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है ना, इन्हीं डेफिनेशन के बेसिस के ऊपर हमारे आगे के चैप्टर्स डिपेंडेंट है। पहला चैप्टर हमारा कंज्यूमर्स को लेकर आएगा, फिर प्रोड्यूसर को लेकर आएगा, फिर सोसाइटी या नेशन को लेकर आएगा। बट उससे पहले हम कुछ बेसिक्स और कवर अप करेंगे, और उसके बाद हम लोग कंज्यूमर की थ्योरी पर आगे बढ़ने वाले हैं। राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक आपको इस पॉइंट तक अच्छे से रिवीजन कर कर आना है, और जो भी डाउट्स हैं आप पूछेंगे मुझसे नेक्स्ट क्लास में, या फिर अभी आप मुझसे क्लास के बाद में भी डाउट्स अपने रेज कर सकते हैं। राइट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, रिवाइज करते रहिए अच्छे से। बाय बाय।